नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 10th वन ऑफ चैप्टर जनरल एंट्रीज 11th अकाउंटेंसी का। ये हमारा जनरल एंट्रीज का जो सीरीज़ चल रहा था 11th अकाउंटेंसी क्लास का, उसको कंटिन्यू करने जा रहा है। हमारा एक तरफ 11th माइक्रोइकोनॉमिक्स का जो वीडियोस था चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो भी अपलोड हो रहा है। साथ में हमारा एंट्रीज का भी चल रहा है, जो कि चल पहले से रहा था, ये 10th है, तो इसके ऊपर हमारा 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी प्रॉपरली आ चुका है। और हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि इस लेक्चर तक आने से पहले एट एनी कॉस्ट जो भी इसके ऊपर के बेसिक्स हैं वो देखकर यहाँ आना है। डायरेक्टली वो कोई समझना चाहेगा तो समझ सकता है, माइट भी, बट थोड़ा मुश्किल करेगा, क्योंकि रूल्स हमने स्टार्टिंग से बहुत ढंग से पढ़े हुए हैं। तो जो बच्चे फ्लो के साथ मेरे साथ चल रहे हैं कॉन्टिन्यूस मैनर में, तो उनको उतना दिक्कत नहीं करेगा, बट जो जंप करेंगे उनको दिक्कत करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने जो कल का क्लास अटेंड किया था, इस चैप्टर की बात करें जनरल एंट्रीज का, तो उसमें आई थिंक मैंने 3 सवाल कराए थे। वो याद है नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15 है ना? तो अब सोचो वो जो 3 सवाल थे वो हमारा 3 वैरायटीज़ कवर किया था। अगर तुम्हें याद होगा अच्छे से तो बैंक सॉल्वेंसी, सॉरी डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो वाला केस था। मशीन्स परचेज करें तो उसमें वो ऐड करना पड़ता है परचेज टाइम पे एसेट्स के नाम पे एक्स्ट्रा खर्चों को, है ना? एक और कौन सा वैरायटी था? 2 वैरायटी तो हो गया, एक और था 15(1) जिसमें कि हमने देखा था हाँ कि अगर हमारा कोई गुड्स डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ विदाउट सेलिंग, लाइक चोरी हो गया, आग लग गया, कुछ ऐसा केसेस, तो जो परचेज हम आम तौर पर लिखते हैं डेबिट में, वो कहाँ लिखा रहा था? तो ये जो 3-4 हमारे वैराइटीज़ ने लास्ट क्लास के, उसके ऊपर हमने बहुत वैराइटीज़ कवर किए थे ना। मतलब एक तरीके से हमने टिल नाउ जितने सवाल डिस्कस किए हैं टोटली, अगर हम प्रॉपरली रिकॉल कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 का A, 10, 11, देन आफ्टर 15 हमने ये सब लगाया हुआ है। और इन सब में खास बात क्या था, हमने बहुत सारे वैराइटीज़ कवर किए। तो जनरल एंट्रीज इस पे ही बेस्ड है कि तुमने कितना वैराइटीज़ पे काम किया है। अब उसी चेन में जो हम अभी तक करते आए हैं, आज हमारा एक सवाल और है जो मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, और वो भी किस बुक का है? देखो टीके गोल हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, ये खत्म हो जाएगा, उसको रिमूव करेंगे हम, और उसमें सारे हमने वैराइटीज़ कवर यहाँ पे कर लिए हैं। तो वहाँ पे एक भी ट्रांजेक्शन तुमको अगर अलग दिख जाए जो तुम्हें लगता है सर ये तो वहाँ था ही नहीं, आपने बताया नहीं है, इस टाइप का कैसे किया था, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, वो हम बताएंगे, बट मुझे पर्सनली पता सही भी नहीं है। क्वेश्चन 12 में अब क्या नया आने वाला है, क्यों मैंने इसको पिकअप किया पता है? बिकॉज क्वेश्चन 12 इज टोटली बेस्ड ऑन इफ रिकॉर्डिंग्स जब हम करेंगे ट्रांजेक्शन्स का, उसमें बैंक का अप्रोच अगर आ जाए, किसका अप्रोच आ जाए? किसका अप्रोच आ जाए? बैंक। तो बैंक वाले सेगमेंट को अगर ला दिया जाए तो कैसे डील करते हैं? एग्जाम्पल दें, मान लो हमने सेल किया गुड्स, क्या किया है? सेल फॉर कैश। एंट्री क्या होता है? सेल किया है गुड्स कैश के लिए, तो कैश आइडेंटिफाई करो पहले, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है? सेल किया गुड्स, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। अब एंट्री बनाओ, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ऐसे प्रॉपरली बोलो। तो यहाँ तुमने क्या समझा कि जब बेचा गया कैश में तो कैश आया, तो यू हैव रिटन कैश अकाउंट डेबिटेड, एंड बेचा गया इट इज इनकम टू सेल्स, है ना? क्या हो यहाँ पे मॉडिफाई कर दे और क्या बोलते हैं हम? वी हैव सोल्ड गुड्स एंड द अमाउंट विच यू रिसीव्ड इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। हम कैश पाने के बजाय वो पैसा कहाँ चला गया? बैंक में। तो अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपली कह दो अब पैसा बढ़ रहा है बट नॉट कैश, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक इज ऑलवेज आवर एसेट्स ऑल्सो एंड इज पर्सनल अकाउंट। तो एक तरीके से एसेट्स के तौर पे हमारा बैंक बढ़ रहा है, तो वही फिर कहाँ लिखाएगा? बैंक में कहाँ लिखाएगा? डेबिट में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स है वही चीज़। तो बैंक का जब इन्वॉल्वमेंट दे दे हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, तो कैसे फेस किया जाता है? क्वेश्चन 12 को ही सिखाने वाला है। जो पूरा सीखोगे वो सब एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है, एक ही 2 आएगा, बट हमको उस 1-2 को फेस करने के लिए सब सीखना पड़ता है, सारे वैराइटीज़ जानना पड़ता है। तो आ जाओ क्वेश्चन 12 पे। तो क्वेश्चन मैच कर लो, हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मैच करो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ जनरल ऑफ मोहन। तो नाम इस पर क्या दिया हुआ है? मोहन। तो मोहन लिख सकते हैं यहाँ पे, मोहन शॉप का नाम है। अब ईयर दिया 2022, डेट क्या है? जनवरी 1। पढ़ो क्या लिखा है?
Started business with कैश एंड गुड्स। तो ये बताओ, जब हमने गुड्स और कैश दोनों एक साथ लाया और बोथ इज कंसिडर्ड एज अ एसेट्स फॉर द फर्म, दोनों फर्म में लाया जा रहा है। हाँ बोलो। Sir, hint में goods भी treated हाँ मुझे पता है, क्योंकि इनिशियली जब हम गुड्स को लाते हैं नॉट परचेज करके, हमारे पास रखा होगा और आगे ला रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए, तो इन दैट केस या हमारे पास पैसा रखा हुआ तो हम ला के रख देंगे बिजनेस के अंदर बिना परचेज किए। तो इन दैट के जो वर्ड यूज़ करते हो, वर्ड क्या होता है? स्टॉक। परचेज तब यूज़ करना जब परचेज करो, एक्चुअली बॉट करते हो। तो यहाँ तो लेकर आ रहे हो सिर्फ नॉर्मली। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है? ये ओपनिंग एंट्री है, क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, दूसरा स्टॉक है ना, और दोनों आ रहा है ना, तो ये एसेट्स है। और ये किस बात का पैसा है? ओपनिंग के टाइम पे लाया जा रहा है। जो चीज़ें हम ओपनिंग के टाइम पे लाते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल, और कैपिटल इज एक्चुअल लायबिलिटी। जितना ज़्यादा कैपिटल आएगा लायबिलिटी बढ़ेगा। तो कहाँ लिखाता है वो? नीचे, टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो पहला एंट्री था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग एक तरह से बार बार तो फेस कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है, अमाउंट क्या क्या दिया है पढ़ो जरा। कैश दिया 80,000 एंड स्टॉक 4040 एंड दोनों ऐड कर लो, कितना हो गया? 1,20,000 अच्छा सॉरी, हम 90 क्यों लिखे हैं? 1,20,000 सही है। पहला एंट्री मैंने ट्रांजैक्शन का नरेशन लिखा नहीं है, तुम लिख सकते हो बीइंग बिजनेस कमेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश एंड गुड्स, यू कैन राइट लाइक दैट। अब आज जो नेक्स्ट, ये सिंपल था, जहाँ यूनिक और हार्ड आएगा वहाँ हम फोकस कराएंगे अब, ठीक है ना। थर्ड पढ़ो, मतलब सेकेंड वन, 3 जनवरी क्या लिखा है? into bank for opening a bank current account. थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो क्या हो रहा है। वी हैव डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, तो हमारे पास से क्या गया होगा? Cash. तो पार्ट वाइज करो, कैश गया होगा तो नीचे क्या आएगा? Cash. और ये जो कैश गया कहाँ गया है कैश? Bank. तो मतलब एक तरीके से वी कैन से कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया होगा, है ना। तो बैंक इज एज लाइक एसेट्स, तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा? Bank account. अकाउंट डेबिटेड। तो मतलब पैसा हमारा कैश से बैंक में ट्रांसफर हो गया, कितने का? ये सिंपल था ना पहला, अभी हार्ड आगे आएगा। 6th पढ़ो, 6 जनवरी क्या लिखा है? Bought goods from Ram and paid by check. अभी मैंने तुम्हें हिंट दिया था सेल वाला कि वी हैव सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अमाउंट इन द बैंक डायरेक्टली। तो उसी तरह यहाँ पे है, हमने बॉट किया है, परचेज किया है गुड्स, और पेमेंट कैश में नहीं किया है, पेमेंट चेक से किया। जब जब पेमेंट चेक कहे तो बैंक वर्ड यूज़ करोगे। और Purchase. पहली बात परचेज हुआ है ना, इट इज़ एक्सपेंस फॉर द फर्म। एक्सपेंस कहाँ लिखाता है? तो ऊपर क्या आएगा? Purchase. अकाउंट डेबिटेड। एंड दूसरी चीज़, हमने इस बार पेमेंट कैश में नहीं किया है, Check से किया. हमने इस बार पेमेंट किया है चेक के थ्रू। और चेक का मतलब होता है हमने पेमेंट किया है बैंक से। तो नीचे हमारा क्या डिक्रीज होगा इस बार? Bank. देखो डिक्रीज हमारा एसेट्स ही हो रहा है लेकिन नॉट कैश। इस बार डिक्रीज हो रहा है हमारा बैंक। कितना अमाउंट दिया है? 10,000। ओके, नेक्स्ट पढ़ो 9 जनवरी क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू अमर एंड रिसीव्ड अ चेक। अब देखो ये फ़र्क है, देखो जब तुम परचेज कर रहे थे और क्वेश्चन में लिखा था दैट वी हैव पेड थ्रू चेक, यहाँ सुनना, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू तो वहाँ तुम बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज बैंक वर्ड यूज़ करोगे। बट जब भी तुम पैसा रिसीव करते हो चेक के थ्रू, देखो चेक के थ्रू पेमेंट करना तो बैंक वर्ड आता है, लेकिन जब भी तुम रिसीव करते हो चेक तो चेक के रिसीव करने का मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया, ये मत मान लेना। दोबारा कह रहे हैं, चेक रिसीव करना इज़ नेवर इक्वल टू कि बैंक बढ़ गया होगा। क्या पता 2 दिन बाद बढ़ाओ, तुमने चेक अपने पास रख लिया हो, बैंक में जमा ना किया हो, है ना। तो जब भी ऐसा कभी केस आए जहाँ पे हमें क्या हो रहा है, जहाँ पे बेसिकली हमें क्या हो रहा है, एक चेक रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, तो इन दैट केस नेवर अज्यूम दैट पैसा बैंक में आ गया होगा। तो फिर क्या माने? चेक इन हैंड। बट मेरे कहने पे तो मत जाओ, हमेशा एक बार वेरीफाई करो, एक बार नीचे जाके देखा करो कि क्या उस रिसीव्ड चेक को हम आगे चल के 1-2 ट्रांजैक्शन के बाद क्या बैंक में जमा करने जा रहे हैं। तो अगर तुम्हें आगे दिख जाए तब तो बढ़िया है, ना दिखे तो बैंक मान लो। तो यहाँ देखो
जो चेक हम रिसीव कर रहे हैं 9 जनवरी को अमर से, उसके ठीक नीचे लिखा है 11 जनवरी को हमने वो चेक जमा किया बैंक में, तो 2 दिन बाद जमा हो रहा है ना, तो मतलब 9 तारीख को तो वो चेक हमारे हाथ में रह गया। तो इन दैट केस एक नया वर्ड आएगा। यहाँ पहले सेल हुआ है ना, सोल्ड गुड्स, तो जब भी बेचते हैं नीचे क्या आता है, नीचे क्या आता है, ये तो सही है, ये सिंपल था ये। बस सवाल क्या ऊपर क्या लिखे है, अगर हमने ये पैसा पा लिया होता कैश में तो ऊपर आता कैश अकाउंट डेबिटेड, अगर पैसा डायरेक्टली बैंक में आ गया होता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बट दोनों नहीं हुआ है, ना कैश आया ना पैसा बैंक में गया, हमारे हाथ में चेक आया। सर अगर नीचे वाली लाइन में नहीं लिखा है कि हम लोग गए हैं, ना नीचे लिखा है ना आगे लिखा है, तब वहाँ बैंक मान लो। जैसे वो चेक तुम्हारे हाथ में आया, ठीक है, वो बैंक में गया भी कि नहीं गया, पूरे सवाल में कहीं लिखा ही नहीं है, तब तुम क्या मान लो, बट तुम्हें एक बार जाके देखना पड़ता फॉर्मेलिटी में कि क्या उस चेक से रिलेटेड नीचे कहीं बात कहा है। मोस्टली कहा होता है कि भाई तुम 4 दिन बाद जमा करने जा रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक डेट जमा करो, लिख देता है आमतौर पे। यहाँ तो जस्ट बाद ही कह दिया था कि जो चेक हमको अमर से मिल रहा है 9 तारीख को, वो 11 तारीख को क्या हो रहा है, जमा हो रहा है बैंक में, तो 2 दिन बाद जमा हो रहा है ना, तो हम ना कैश ले सकते हैं ना बैंक, क्या लिखे क्या, ये तो फैक्ट है। हमारे पास एक एसेट्स के तौर पे क्या हाथ में आ रहा है, एसेट्स के तौर पे हमारे हाथ में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करोगे वो होता है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, कि हमारे पास एक्चुअली एक चेक इन हैंड के तौर पे एसेट्स आ गया, कितने का, 12,000 में बेचा था, 12,000 का अमर को। ये ध्यान दियो, पर्सन का नाम भी दिया है, तो मैंने नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग को चेक मिला है, चेक मिल गया ना, उसने कुछ तो पे कर दिया ना, तो उसका नाम क्यों यूज़ करें, वो नाम दिया कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, चेक की बात भी नहीं कहता ना कैश की बात कहता, तो हम इसको मानते कि बेचा गया उधार पे, तब यहाँ पे अमर का नाम आ गया होता है ना, डेटर बन जाता हमारा वो। अब इसी के जस्ट एक दिन बाद जो 11 तारीख आ रहा है, वहाँ कह रहा है हमने उसी चेक को कहा कि क्या किया, जाके बैंक में जमा किया, और जब जमा करेंगे तो अब तो ये श्योर है कि हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो हमारा अब बैंक बढ़ेगा बिकॉज हमने चेक जाके बैंक में अमाउंट लिखेंगे, बता रहे हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि चेक का अमाउंट रहेगा ना। तो सर ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ भी हमारा उतने का ही जो सेल हुआ है वो अमाउंट इंडिकेट कर रहा है कि उतने का सेल हुआ था, उतने का चेक आया। अब वही चेक हम जाके जमा किए बैंक में, तो हमारे पास से एक जो चेक था वो चला गया, और चेक यहाँ हमारे लिए एज अ एसेट से काम कर रहा था ना। जब तुम चेक देकर आ जाओगे तो जो चेक तुमने वर्ड यूज़ किया था वो तो ख़त्म हो गया, और किसी एसेट्स को ख़त्म करना है, डिक्रीज़ कराना है, तो ये हम लोग रूल बार बार पढ़े हैं कि एसेट्स को अगर डिक्रीज़ कराना है तो कहाँ लिखा करो, और इंक्रीज़ कराना है तो कहाँ लिखा करो। तो यहाँ पे भी जो चेक हम देकर आ जा रहे हैं बैंक को, तो नीचे क्या आएगा, टू चेक इन हैंड, मतलब मेंशन कर, हाँ, ये एक तरह से बस इंडिकेशन है और कुछ नहीं। तो जो चेक हमारे पास अभी ऊपर रह गया था हमारे पास, हमने वो चेक जाके बैंक को दिया, तो हमारे पास से चेक चला गया और हमारे पास पैसा आ गया बैंक में। ये भी सिंपल था। ये कौन सा था, 11 और 15 क्या लिखा है, विदड्रॉ कैश बाय चेक फॉर पर्सनल यूज। एक तो पहले यहाँ पे एक वर्ड बहुत क्लियर है, वर्ड क्या है, विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब बात करता है पर्सनल यूज़ का तो उसमें क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग जब करोगे तो ड्राइंग इज एक्सपेंस फॉर द फर्म एज लाइक, तो ऊपर डेबिट में क्या आएगा, ये तो सिंपल है। बस अब सवाल है कि पैसा कहाँ से निकाला गया है, क्या फर्म के कैश को निकाला गया है, मतलब मेंशन्ड है विदड्रॉ कैश बाय चेक, तो मतलब पैसा निकाला गया है, कैश भले लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो, कैश बाय चेक, तुमने चेक के थ्रू पैसा निकाला, तो एट द एंड क्या घटेगा, अब बैंक इज एज एसेट्स, तो जब एसेट्स घटता है कहाँ लिखाता है वो, क्रेडिट, और नीचे क्या घटेगा इस बार, बस। अगर कैश निकाले होते तो कैश लिखे होते हम लोग, कितना अमाउंट दिया है, 3000। नेक्स्ट पढ़ो, ये हमारा था 17 जनवरी आता है, सिंपल है। टुक अ बैंक लोन, बड़ा सिंपल है, हमने बैंक से बैंक लोन लिया, हमारे पास क्या आएगा, बैंक से बैंक लोन, कैश मत बोलो, बैंक तुम्हें कभी कैश नहीं देता, वो पैसा देगा बट तुम्हारे बैंक अकाउंट में देगा, तुम भले बाद में निकालो, बात अलग है, विड्रॉ कर लो। तो बैंक जब भी लोन देता है तो लोन किस फॉर्मेट में देता है, फॉर्मेट में, अगर मान लो हम बैंक गए तो मैंने बैंक से कहा मुझे लोन दीजिए करीब 1 लाख रुपीज़,
तो बैंक इंस्टेंट उस 1 लाख को मेरे बैंक बैलेंस में क्या कर देगा, डाल देगा। ठीक। तो मतलब एक तरह से बैंक लोन लेने से क्या हो रहा है, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा। तो बैंक लोन जब रिसीव कर रहे हैं तुम्हारा बैंक लोन क्या हो जा रहा है, सॉरी बैंक अकाउंट क्या हो जा रहा है, कितना अमाउंट है लोन का, 40,000। अब आता है सवाल नेक्स्ट, क्या ये बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है ये हमने कुछ बेचा है क्या, हमने लोन लिया है ना। और जितना ज़्यादा लोन लेते हो दैट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर यू या फॉर योर फर्म। तो जब जब लाइबिलिटी इंक्रीज कराते हो तो ये कहाँ लिखाता है, और जब डिक्रीज कराओगे तो कहाँ लिखाएगा ये। तो हमने लोन लिया है, हमारा लाइबिलिटी बढ़ा होगा ना, तो नाम के नीचे लिखोगे टू बैंक लोन, टू, हाँ ये नीचे लोन क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे बैंक से लोन लिया है, हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया ना लोन लेने से। देखो दो काम हुआ, पैसा आया तो है ठीक है, बट वो पैसा लोन को बढ़ाते हुए आया है। तो एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ा और एक तरफ लोन बढ़ा, दोनों बात एक ही हो गया। एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ा, एक तरफ एसेट्स बढ़ा, ये बैंक बढ़ा, ठीक है 40,000। अब पढ़ो नेक्स्ट क्या लिखा है, 19 जनवरी पेड सैलरी एंड रेंट बाय चेक। एक तो तुमने पहले पे किया है, क्या क्या पे किया हो, तो ये बताओ जब हम सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, दिस बोथ आर एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस कहाँ लिखाता है, तो नाम क्या क्या आएगा, सैलरी एंड दूसरा रेंट। हमने दोनों ही किससे पे किया है, तो बैंक लिखाएगा। बिल्कुल, अगर कैश कहता तो कैश लिखते हैं, बट यहाँ चेक का है तो चेक मतलब बैंक से पेमेंट हुआ है। देखो चेक वर्ड सुन के चेक इन हैंड तभी यूज़ करना वर्ड जब वहाँ रिसीव की बात हो रही हो। चेक जब जब लिखो पेमेंट के टाइम पे ऑलवेज यूज़ द बैंक वर्ड, याद रहेगा। चलो ठीक है, बताओ अमाउंट कितना है, कितना, ये 2 1 क्या होता है, पूरा बोला करो, 2,000 1,000 और 3,000 हो गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये क्या होता है, इंटरेस्ट देखो 2-3 वर्ड्स हैं, अलाउड एंड चार्ज्ड। चार्ज का मतलब होता है बैंक हमसे पैसा मांग रहा है, अलाउड का मतलब बैंक हमको पैसा, तुम इसको रिसीव भी कैसे, भाई बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, प्रोवाइड किया या अलाउड किया। तो ये तो जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा, एक्सीलेंट बढ़ेगा ना। तो इन दैट केस बैंक कहाँ नहीं खाना चाहिए, बैंक वर्ड कहाँ नहीं खाना चाहिए। चलो ठीक है, डेट क्या इसका बताओ, 21 जनवरी। तो बैंक बढ़ेगा हमारा, हाँ है ना। देखो बैंक ने अलाउ किया है हमारा इंटरेस्ट, तो पैसा तो बढ़ेगा। कितना अमाउंट है इसका है, कितना अमाउंट बेटा, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 300, कितना है 300। और ये जो बैंक ने अलाउ किया है ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, इनकम। इनकम कहाँ लिखाता है, तो वर्ड क्या लिखोगे, वर्ड क्या आएगा, जो वर्ड है बैंक इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, मतलब बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। जब बैंक इंटरेस्ट लिखा तो सही रहेगा। तो हमें एक तरह से पैसा मिला बैंक से इंटरेस्ट के नाम पे, कितना, ये ध्यान देना अलाउड है मतलब मिल रहा है तो पैसा बढ़ेगा और इंटरेस्ट नाम बढ़ेगा। अगर चार्ज का होता है इसका ठीक उल्टा कर दो, क्योंकि फिर बैंक ने चार्ज किया मतलब पैसा हमसे बैंक ने लिया तो बैंक घटेगा, तो नीचे टू बैंक, और वो जो चार्जिंग है ऊपर लिख दो जो भी नाम है, समझ गए। ये हमारा हो गया 21 जनवरी तक। जो सब में तुम देखोगे ना, सब में बैंक मोस्टली आ रहा है ना। ये मैंने सवाल इसलिए पिकअप किया ताकि हम बैंक वाले जो अप्रोचेस हैं वो जान जाओ एक हद तक। अब आ जाओ कौन सा बच्चा, 25 जनवरी। पढ़ो क्या लिखा है, राम हु ओड अस 1000। ये ओड अस क्या होता है, हम लोग को मतलब हम लोग को उसे पैसा देना है, मतलब उस राम को हमें पैसा देना। ओड अस मतलब राम हैज टू पे 10 दैट सम अमाउंट टू अस, मतलब फर्म विल रिसीव अमाउंट फ्रॉम राम। इन शॉर्ट राम इज अ डेटर फ्रॉम फर्म प्रोस्पेक्टिव, है ना। तो अब राम से पैसा मिलने वाला था, आगे क्या लिखा है, बट विथ मैट एन एक्सीडेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड, नो प्रॉब्लम। अगर पैसा मिल गया होता तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, कुछ भी नहीं मिल सकता तो बैड डेट जो कि एक्सपेंस है, नुकसान है, तो ऊपर क्या आएगा, ये हमने पढ़े थे लास्ट में ना, वही रिपीट हो रहा है। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड बिकॉज नुकसान हो गया, और जब नुकसान हो गया अब पैसा मिलना ही नहीं है तो जो नाम है वो तुम्हें नाम क्लोज करना होता है।
क्योंकि अब वो नाम तुम लेके क्या ही करोगे, चलोगे ना। कितना अमाउंट है? 1000। नेक्स्ट पढ़ो 27 जनवरी, क्या लिखा है पढ़ो। चेक रिसीव फ्रॉम अमित 8000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8200। एक तो अगेन यहाँ पे रिसीव क्या रहा है ना, तो जब मैंने चेक रिसीव की बात तुमको बताया था तो मैंने क्या कहा था, कभी भी तुरंत रिसीव मान के उसको ये मत मानो कि पैसा बैंक में आ गया होगा। एक बार आगे देख लो, क्या पता आगे कहीं चेक के बारे में कुछ कहा हो। और उसके ठीक नीचे तो कह भी दिया है कि जो हमने चेक रिसीव किया है अमित से, वी हैव इंडोर्स इट टू सोहन, लिखा है ना। तो ये दो अप्रोचेस हैं कि हम चेक को या तो जमा करें, कुछ दिन बाद बैंक जाके इंडोर्स कर दे। इंडोर्स क्या होता है बताएंगे आगे चल के, पहले इसी पॉइंट पे आ जाओ। हमको चेक रिसीव हुआ है ना अमित से, तो जब भी चेक रिसीव होता है तो वहाँ पे वर्ड क्या लेते हो, चेक इन हैंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। चेक कितने का हमें मिला है, 8000 का, है ना। लेकिन ये ध्यान देना, हमें उस चेक को हासिल करते वक्त उसमें लिखा है फुल सेटलमेंट। हमें चेक हासिल करते वक्त अमित के नाम को टोटली क्लोज करना है चेक रिसीव करते वक्त। और जब रिसीव भी हो रहा है तो अमित का नाम 8200 से था और कहा है फुल सेटलमेंट। तो मतलब हमें बेसिकली अमित के नाम को टोटली वाइंड अप करना है, क्लोज करना है टू अमित। कितने से, मतलब अमित के नाम को क्लोज इतने से करना है। बट हमको चेक कितने मिला है, दिस इंडिकेट, हमने इनडायरेक्टली यहाँ दिख रहा है साफ साफ 200 रुपये में क्या हो गया। और उसको यहाँ पे वर्ड क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। नहीं डिस्काउंट अलाउड, लेकिन एक्सपेंस। हाँ तो एक्सपेंस है इसलिए यहाँ पे आया है डेबिट में, बट उसका नाम क्या दोगे, डिस्काउंट अलाउड। कि हमने इनडायरेक्टली अमित को 200 रुपये क्या दे दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट। एग्जैक्टली। क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट था। हर बार तुमको डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हो जरूरी नहीं है, इनडायरेक्टली भी दे सकता था। लास्ट पढ़ो, जो चेक हमें, ध्यान से सुनिए, जो चेक हमको अभी जस्ट मिला है अमित से, जिसको हमने चेक इन हैंड कहा है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इमेजिन करो यही चेक हम जाके जमा करते बैंक में तो क्या होता है एंट्री, ये चेक जाके जमा करते बैंक में तो हमारे पास से क्या चला जाता, चेक चला जाता, तो नीचे आता टू चेक इन हैंड, और पैसा बैंक में अगर आ गया होता तो बैंक ऊपर ईवल एंट्री। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे लिखा है इंडोर्स। वो चेक हम बैंक में जाके जमा करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंडोर्सिंग, ट्रांसफरिंग दैट चेक टू अदर पर्सन। किसको हमने दे दिया, और सोहन को क्यों दिए, फ्री में दिए हैं क्या, हो सकता है फर्म सोहन को पे करने वाला था इन द फ्यूचर, पैसा देने वाला था सोहन को, बट फर्म ने क्या दिमाग लगाया, पे ना करना पड़े, तो फर्म ने क्या किया, पेमेंट के बजाय चेक दे दिया, जुगाड़ लगा दिया कि कैश देंगे से बढ़िया क्या चेक ले जाइए। मतलब सोहन इनडायरेक्टली फर्म का क्रेडिटर रहा होगा जिसको कि फर्म पे करने वाला है, बट फर्म ने क्या दिमाग लगाया, चेक देके काम चला दिया, इंडोर्स कर दिया। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे लिखा है फुल सेटलमेंट, विच मीन्स हमको सोहन के नाम को भी क्लोज करना है टोटलिटी में। तो सोहन का नाम कितने से था, 8150, और वो क्रेडिटर था एक, और किसी क्रेडिटर लायबिलिटी क्लोज करना हो तो कहाँ लिखाता है, तो सोहन का नाम, डेट क्या से बेटा 29 जनवरी, सोहन का नाम ऊपर आएगा, और सोहन के अमाउंट को हमें क्लोज कितने से करना है, 8100। बट जो हमने चेक उनको दिया अपने पास, जिसको हमने चेक इन हैंड कहा हुआ है ऊपर, वो चेक कितने का था, 8000। वो चेक था 8000 का। तो हमने एक तरीके से उनको थोड़ा कम पे किया ना, ये जो कम पे किया हमने चेक सोहन को, ये हमारे खुद के लिए क्या है, फ़ायदा है। और जो फ़ायदा है, कितने का फ़ायदा हुआ है, उसको कहेंगे डिस्काउंट रिसीव। बोलो डिस्काउंट कितने का, 150 रुपीज़ का। हाँ बोलो क्या कह रही हो, नहीं सर समझ आया। देखो ये सब इनडायरेक्टली डिस्काउंट दिख रहा है कि, और हाँ बात और भी है, यही एंट्री बनता तब भी जब पेमेंट कर रहे होते हैं कि मान लो इतना पे करना था, इतना कैश पे कर दिए, स्टिल जो गैप है वो डिस्काउंट रिसीव कराता। बस तुम पेमेंट ना करके क्या दिमाग लगा दिए, टू चेक इन हैंड का दिमाग लगा दिए। देखो ये सवाल मैंने जो पिकअप किया क्वेश्चन 12, इसका सिर्फ एक रीज़न था कि बैंक से रिलेटेड जो बहुत सारे अप्रोचेस हैं वो जान जाओ।
हम लोग ने इस पूरे चैप्टर में अभी तक जितने क्वेश्चन पिकअप किए हैं टिल नाउ, वो एक हद तक मैक्सिमम वैराइटीज़ कवर किया, सिवाय एक वैरायटी के। एक वैरायटी भी रह गया है, वो आज हम करा सकते हैं, बट सोच ना कराएं। टाइम कितना बचा है देखिए ज़रा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है 25 मिनट। तो अभी हमारा एक वैरायटी रह गया, वो वैरायटी मुझे कम से कम लेगा 15-20 मिनट मिनिमम। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो वो जो आखिरी वैरायटी है वो अगर जान गए तो बिलीव मी, इस पूरे चैप्टर में जो मैंने तुमको कहा था, याद करो फर्स्ट डे अपना कहा था 1 तारीख को, आज ये कौन सा लेक्चर है? 10। जो मैंने कहा था फर्स्ट डे या सेकेंड डे, जिसमें मैंने कहा था कि ऑन एवरेज तुम लोग अगर 10-12 क्वेश्चन लगा लिए और हर सवाल में 10-12 एंट्रीज़ हैं, मतलब नियर अबाउट 100 एंट्रीज़ अगर फेस कर लिए, ये देखो तुमने आज ही फेस कर लिया 12 एंट्रीज़, कल 3 सवाल लगवाए थे, वहाँ पे ऑन एवरेज कम से कम 20-25 एंट्रीज कल के 3 सवालों में थे, तो आज 12, कल का 25-35 एंट्री ऐसी हो गया। हम लोग इस तरह बीते 10 दिन में क्वेश्चन लगाए बहुत सारा ना, तो ये सारे वैराइटीज़ कवर कर दिया। अब जो कुछ और रह गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, 6-7 वैरायटी और है, वो एक सवाल है, वो पिकअप कराएंगे। उसके बाद अब हम लोग पे डिपेंड करता है हम कितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। बाकी एक होता है कि कुछ नया आएगा, नहीं अभी एक नया है वो हम कल कराएंगे, बट अभी इतना रिकॉल करो और जितना लोग पढ़े हैं टिल नाउ, अकाउंट का, इकोनॉमिक्स का, सब रिवाइज करो, ठीक है। और बेटा जो देख भी रहे हो, जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ चुके हैं 10 वीडियोस, इसके ऊपर का पूरा देखना जरूर है, वरना समझ नहीं आएगा। और बाकी ज़्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बट हम थोड़ा सवाल और लगवाएंगे DK गोयल का भी, ताकि इतना पढ़ने के बाद हम लोग ये कंपैरिजन कर पाएँ कि क्या वहाँ पे कुछ नया तो नहीं है। आई नो नया नहीं है, बट तुम लोग को भी इस बात का प्रूफ कैसे मिलेगा जब क्वेश्चन फेस किया जाएगा, ठीक है। चलो इतना तो बेटा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।